उसको चेक करेंगे। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन है मॉड्यूल्स का और असाइनमेंट का। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे खोलोगे तो वहां पर एक असाइनमेंट और मॉड्यूल का भी ऑप्शन है। तो उसके अंदर आप फ्लूइड्स वाले चैप्टर में जाओगे तो हमने पिछले हफ्ते के सिलेबस के हिसाब से पहली वर्कशीट आपकी फ्लूइड्स की अपलोड कर दी है। तो हम यही ट्राई करेंगे कि आपको वीकली वर्कशीट भी मिलती रहे। जो भी हम एक वीक में डिस्कस कर रहे हैं उसकी आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड हो। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में हम ये देख लेंगे कि 2-3 क्लासेस के बाद भी आपको वर्कशीट्स मिलने लग जाएंगी। तो वहां पे वर्कशीट भी है, वर्कशीट के सोल्यूशंस भी हैं। प्लीज सब बच्चे उसको अटेम्प्ट करेंगे। वर्कशीट बहुत अच्छे से डिजाइन कर रखी है, उसमें एमसीक्यूज भी हैं, उसमें लंबे आंसर्स भी हैं, लंबे क्वेश्चंस जो आपके पेपर वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो अब चलो ये फ्लूइड्स वाला चैप्टर शुरू करते हैं। अब जिस बच्चे के जो भी डाउट्स हैं क्लास के बाद वी विल टेक देम अप। ठीक है, आज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं पहले भी बता रही हूँ, आज चैप्टर हमें थोड़ा आगे लेके जाना है। पिछली 2 क्लासेस में हम स्लो स्लो चल रहे थे, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम थोड़ा फास्ट भी चलेंगे और थोड़ा क्विकली चैप्टर कवर करने की कोशिश भी करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब सब लोग ऐसे फुल एनर्जी में आ जाओ। जिसने कॉफी वगैरह नहीं पी है वो कॉफी पी लो फटाफट, ताकि एकदम मस्त एनर्जी रहे क्लास के अंदर। सब बच्चे अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा है तो माइक्रोफोन मैंने ऑफ कर रखा है। चैट का ऑप्शन आप लोगों के पास है, इंटरेक्ट करते रहना। तो बच्चों आप शुरू कर देते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छा कर रहे हो, आई होप सब अपने स्वेटर वगैरह अच्छे से पहने। सर्दियों का मौसम आ रहा है, कोई बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वेटर पहनो, गर्म पानी पियो, अपना अच्छे से मस्त रहो। विंटर्स का वेदर इज हियर गाइस। आप लोगों के पास मैं वही बोलती हूँ, एक प्रिविलेज है कि आप लोग बेड पे से क्लासेस ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। आज हमारा एम ये है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे फ्लूइड स्टैटिक्स, है ना। हम हाइड्रोडायनामिक्स अब स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे। हाइड्रोस्टैटिक मतलब जब हमारा फ्लूइड रेस्ट पे था। एक छोटा सा पार्ट उसका बचा है, वो भी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम फ्लूइड डायनामिक्स पे मूव करेंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हमारा एम यही है कि आज एटलीस्ट हम ये तीनों टॉपिक्स कवर करें। ठीक है, उसके पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुषार बेटा, डायनामिक मतलब मूविंग, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो अभी तक हम जो लिक्विड्स पढ़ रहे थे, जो फ्लूइड्स पढ़ रहे थे, दे वर एट रेस्ट। गुड मॉर्निंग बेटा सूर्यांश, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, ये टर्मिनल फ्लो वगैरह जो इकरा बोल रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल रहे हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इसलिए बोल रही हूँ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो अच्छी खासी। आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ी स्पीड भी हम अच्छी रखने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको डाउट होता है तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में लिखना। ठीक है, आई ट्राई टू क्लियर दैट डाउट। चलो फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, पिछली क्लास में हमने क्या क्या क्लियर किया था। ठीक है, हमने पिछली क्लास में सीखा था, एक तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी उससे, मैनोमीटर से। मैनोमीटर में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल प्रेशर ऑफ गैस मेजर करने के लिए उसको यूज करते हैं। फिर पिछली क्लास में हमने एक और चीज पढ़ी थी, यूट्यूब पढ़ा था मैम। हाँ, यूट्यूब पढ़ा था हमने मैम, यूट्यूब बढ़िया चीज थी। तो मैनोमीटर को प्रेशर ऑफ गैस के लिए मेजर किया था, यूज किया था। यूट्यूब को कोई भी प्रेशर के लिए आप यूज कर सकते हो। फिर पिछली क्लास में हमने एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ा था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पहले पढ़ा था पास्कल्स लॉ। पहले पास्कल्स लॉ लिख देती हूँ। ठीक है, वी स्टडीड अबाउट पास्कल्स लॉ। ठीक है, वी स्टडीड अबाउट पास्कल्स लॉ इन द लास्ट क्लास। जिन बच्चों को लास्ट क्लास के बारे में डाउट है, सबसे पहले वो जाकर, हाँ यू शेप ट्यूब होती है बेटा, जिन बच्चों को लास्ट क्लास के लिए डाउट है वो या तो फिर क्लास के एंड तक रुको, तब हम एक बार फटाफट आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। वरना एक बार जाके पिछली क्लास के नोट्स और रिकॉर्डिंग देखो, मोस्ट ऑफ द डाउट्स विल बी क्लियर्ड फ्रॉम दैट। ठीक है, इकरा बोल रहे हैं नो डाउट, दैट इज ग्रेट। फिर हमने पास्कल्स लॉ की इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन देखी थी, वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। उसके बाद मूविंग ऑन हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बता रहा था कि जितनी, अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसको आप किसी फ्लूइड के अंदर डाल रहे हो, तो वो बॉडी अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और ये जो अपथ्रस्ट या फोर्स है जो बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, उसकी हमने वैल्यू भी निकाली थी। उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी रो, which is density of the liquid multiplied by g multiplied by volume of the fluid, volume of the body, sorry, volume of the body, density of the fluid and acceleration due to gravity g। ये हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था। इसके बाद हमने फ्लोटेशन के बारे में पढ़ा था।
कि अगर आपकी बॉडी की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी, जो भी आपका फ्लूइड है उसकी डेंसिटी से ज्यादा है तो बॉडी सिंक कर जाएगी। अगर आपकी बॉडी की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी सेम है तो आपकी बॉडी जस्ट फ्लूइड के टॉप वाले सरफेस को टच करके उसके अंदर सबमर्ज रहती है। और अगर आपकी बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तब वो फ्लोट करती है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कवर करी थी। अब क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट केस है इसलिए हम इसको आज की क्लास में कवर कर रहे हैं। तो ये केस कैसा है? ये केस का मतलब क्या है कि अब आपके पास एक कंटेनर है। बेटा अभी तक कुछ भी नहीं समझाया, अब मैं आज की एक्सप्लेनेशन शुरू कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी आज की एक्सप्लेनेशन में जस्ट शुरू कर रही हूँ बेटा। उसके पहले खाली क्विक रिवीजन करवाई थी जो पिछली क्लास में किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अब हमारा जो भी हमने ये कंटेनर है जिसके अंदर हमने सपोज कुछ फ्लूइड भर रखा है। ठीक है, ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर आपने भर रखा है कुछ फ्लूइड। ठीक है, सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे की क्लास होती है बेटा, टाइम पे ज्वाइन किया करो, जो भी बच्चे लेट है ना, वरना प्रॉब्लम आएगी आपको क्लास में। इसके अंदर हमने ये कोई बॉडी रख रखी है, ये कोई भी एक मेरी रैंडम बॉडी है, वो मैंने इस फ्लूइड के अंदर रख रखी है। अब हो क्या रहा है, ये मैंने पूरा का पूरा एपरेटस रख दिया है एक लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट वाला केस सब बच्चों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? फटाफट बताओ, लिफ्ट वाला केस पढ़ा था? ये फ्लूइड की डेंसिटी रो है, बॉडी की वॉल्यूम जो है वो वी है ना? लिफ्ट वाला केस पढ़ा था ना सब बच्चों ने? तो लिफ्ट में हुआ क्या था? इन केसेस ऑफ लिफ्ट हमने देखा था कि आपकी ये जो जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। दिस वैल्यू चेंजेस, मतलब इसकी जगह पे चेंजेस कैसे कि इसकी जगह पे आप जी इफेक्टिव कंसिडर करते हो, और ये जी इफेक्टिव हो सकती है आपकी जी प्लस ए, या फिर ये हो सकती है आपकी जी माइनस ए, डिपेंडिंग कि आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। यही चीज पढ़ी थी आप लोगों ने, ये सेम चीज अपने ये जब आपने मैकेनिक्स पढ़ी थी, न्यूटन लॉस वगैरह पढ़े थे, तब आपने ये चीज कवर करी होगी। ठीक है, तो हमने देखा क्या था कि अगर आपकी लिफ्ट अपवर्ड्स मूव कर रही है, अगर आपकी लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तब आप ये जो इफेक्टिव वैल्यू लिखते हो ना जी की, इफेक्टिव वैल्यू कितनी लिखते हो आप? तब आप लिखते हो जी प्लस ए। ठीक है, और अगर आपकी जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, इफ इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, तब आप जी इफेक्टिव की वैल्यू लिखते हो जी माइनस ए। अगर फ्री फॉल हो रहा है, इफ यू आर हैविंग फ्री फॉल, तो आपकी फ्री फॉल के अंदर हम एक्सेलरेशन कंसिडर नहीं करते, तब जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो जी ही होती है। ये चीज पहले पढ़ी हुई है सब बच्चों ने। ये सबको याद आ गया कि हाँ मैम ये पहले पढ़ी हुई है हमने? इसमें किसी को कोई भी डाउट है? ठीक है, ये तो पहले पढ़ी हुई भाई, बहुत सिंपल चीजें हैं, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल मुश्किल चैप्टर नहीं है। बच्चे अपने दिमाग में हवा बना के बैठ जाते हैं। हाँ बेटा, पीडीएफ में हर क्लास में सेंड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप ओपन बैच में क्लास ले रहे हो तो आपके जो भी रिस्पेक्टिव टीचर है वो आपको पीडीएफ भेज देंगे। तो अब बस यही होता है, अब आपके पास बॉयंट फोर्स एंड एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स कुछ ऐसी ही बन जाती है। अब अगर आपके पास एक ऐसे एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये आपका फ्लूइड रखा हुआ है, दोनों साइड पे आपका ये कंटेनर बना देती हूँ चलो। ठीक है, तो अब आपका होगा क्या, अगर सपोज ये ऊपर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, ये हमने लिफ्ट में रख दिया और ये नीचे मूव कर रहा है, इन दोनों के अंदर आपने एक बॉडी रख रखी है, आपकी कुछ बॉडी है जिसकी वॉल्यूम आपको वी गिवन है, और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी आपको रो गिवन है। तो कॉमन फॉर्मूला ये है कि जो इस पे अपथ्रस्ट एक्ट करती है, अपथ्रस्ट का एक्सप्रेशन हमने अभी देखा था, क्या होता है बेटा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। बस यहां पर आप जी की जगह जी इफेक्टिव लिखोगे, यहां पर भी एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है, तो यहां पर भी जो आप ये रो जी इफेक्टिव लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो इस केस में आपकी अपथ्रस्ट हो जाएगी क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रो इंटू वॉल्यूम जी प्लस ए, और इस केस में आपकी अपथ्रस्ट हो जाएगी रो इंटू वॉल्यूम जी माइनस ए। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन द लिफ्ट वाला केस। ठीक है, हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्यूशन जा रहे हो तो आप इवनिंग वाला बैच ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं तो खाली ये बोलूंगी कि क्लासेस जरूर अटेंड करो, क्लास मिस करना मत भूलो। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इस वाले पार्ट के अंदर? बहुत सिंपल है, बहुत इजीली मैंने समझा दिया। ठीक है, खाली रो जी वी वाला एक्सप्रेशन लग रहा है बॉयंट फोर्स का, जो पिछली क्लास में सब बच्चे पढ़ चुके, बस यहाँ पर जी की जगह जी इफेक्टिव आ गया है। ऑलराइट, इज दैट ओके गाइस? ठीक है, इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन
समझने वाला क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझना। उसमें आपका जो अभी तक मैकेनिक्स पढ़ा है वो वाला पार्ट भी काम में आ रहा है, और जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो फ्लूइड के अंदर वो वाला पार्ट भी काम में आ रहा है। ठीक है, तभी बोल रही हूँ अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द टेंशन इन अ स्ट्रिंग holding a solid block below the surface of a liquid of density greater than that of solid as shown in figure T0 when the system is at rest। तो अब आपका ना हो क्या रहा है कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, जो लिक्विड है उसकी कुछ डेंसिटी है जो सॉलिड की डेंसिटी से बड़ी है। तो क्योंकि सपोज मेरी सॉलिड की डेंसिटी ऑफ सॉलिड मैं बोल रही हूँ इट इज रो, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड मैं बोल रही हूँ सॉरी इट इज सिग्मा, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। तो बोल रहे हैं आपको रो इज ग्रेटर देन सिग्मा। तो होना क्या चाहिए, बॉडी शुड फ्लोट। यही होना चाहिए कि बॉडी आपकी फ्लोट करनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? बेटा आशा एक बार ये वाला क्वेश्चन समझ लो, फिर पहले वाली स्लाइड दिखा दो। ठीक है, आपको बोल क्या रखा है कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो इसका मतलब यही है ना कि जो सॉलिड ब्लॉक होएगा वो फ्लोट करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सॉलिड ब्लॉक जो है आपका फ्लोट ना करे। सो व्हाट वी हैव डन इज, मयंक सूर्यश बेटा अपने हाथ रेस कर रखे, आपको कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। अच्छा, तो अब होगा क्या, ये आपका सॉलिड जो है ये ऊपर जाना चाहता है, ये जो आपकी बॉडी है ये ऊपर जाना चाहती है। हमने यहाँ पे बांध दी एक रस्सी ताकि ये ऊपर ना जा पाए। तो इस रस्सी में कुछ टेंशन लगेगी, देयर विल बी सम टेंशन विच विल एक्ट ऑन दिस रस्सी। इसको हमने बोल दिया टी नॉट। ये है आपकी इनिशियल सिचुएशन। ये बोल रहे हैं कि ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है। फिर पूछा क्या है आपसे कि अब अगर यही सिस्टम ऊपर की डायरेक्शन में चला गया, उसकी अपवर्ड एक्सेलरेशन है a, तब आप बताओ कि उसके अंदर टेंशन इन स्ट्रिंग कितनी होगी। ठीक है, एक बार फटाफट रिपीट कर देती हूँ बेटा, क्वेश्चन समझा दी थी मैं अभी तक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कंटेनर के अंदर कुछ फ्लूइड रखा है और एक सॉलिड बॉडी है। ठीक है, फ्लूइड की जो डेंसिटी है दैट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब क्या है, अगर फ्लूइड की डेंसिटी ग्रेटर है सॉलिड की डेंसिटी से, तो बॉडी की डेंसिटी कम है, तो बॉडी ऊपर जाके फ्लोट चाहिए। हमने बांधी वहां पे रस्सी ताकि बॉडी ऊपर ना जाए। तो अब रस्सी कुछ काम करेगी ना, ताकि जो बॉडी है वो आपकी रेस्ट पे आ जाए, ताकि आपकी बॉडी फ्लोट ना करे। तो उसकी वजह से जो टेंशन बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है वो है टी नॉट। पूछा क्या है कि अगर इसी सिस्टम को हमने लिफ्ट में रख दिया, ठीक है, जिसकी एक्सेलरेशन ए है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, तो आप बताओ कि इस केस में आपकी टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लो बेटा, इस केस में जी इफेक्टिव हो जाएगा आपका जी प्लस है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो जी प्लस ए हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बाकी पे। अब पहले आपका जो सिस्टम था वो था आपका रेस्ट पे, इसको मैं लिख रही हूँ रेस्ट। तो हो क्या रहा था इस केस में, ऊपर की डायरेक्शन में लग रही थी अपथ्रस्ट, नीचे की डायरेक्शन में एक तो आपकी टेंशन लग रही थी, एक आपकी लग रही थी एमजी। इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो यहां से तो सिंपली मैं ये लिख सकती हूँ ना कि एफ इज इक्वल टू टी नॉट प्लस एम जी होगा मैम। ये तो मैम क्यों ही करवा रहे हो, ये तो सिंपल ही है। ठीक है, अब सेकंड वाला जो केस है वो आ गया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। ठीक है, सेकंड वाला जो केस है वो आ गया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अब ये ऊपर की डायरेक्शन में चल रही है, तो ऊपर की डायरेक्शन में आपकी कुछ एक्सेलरेशन आ गई है ए, जो आपकी टेंशन है। अब टेंशन का कुछ और बन जाएगा, टेंशन हो जाएगी आपकी टी के इक्वल, कुछ टेंशन टी लगेगी, यहाँ पर एमजी लगेगा। तो क्योंकि ये वाली सारी फोर्सेस अलग हो रही है, आपको पता है कि जो बॉडी है उसका वेट भी अलग हो जाएगा। तो अब जो अपथ्रस्ट लगेगी वो भी डिफरेंट लगेगी, वो लगेगी मेरी एफ प्राइम। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स बोल रही हूँ बेटा, अपथ्रस्ट फोर्स बॉयंट फोर्स जो आपका फ्लूइड लगाता है, जिसकी वजह से बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, इज दैट ओके? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब हुआ क्या है, आपकी जी इफेक्टिव जो है वो हो गई है जी प्लस ए। ठीक है, इनिशियली आपकी जो जी इफेक्टिव थी बेटा एफ वन नहीं है, वो एफ प्राइम है। ये आपकी नई वैल्यू है अपथ्रस्ट की, जब आपकी लिफ्ट अपवर्ड्स जा रही है। when the system is kept in a lift ना, इसको हमने एक लिफ्ट में रख दिया है जो अपवर्ड्स मूव कर रही है, तो तब आपकी अब ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। एक आपकी टेंशन आपकी चेंज हो गई,
ठीक है, एक तो आपकी टेंशन की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, एक आपकी अपथ्रस्ट की वैल्यू चेंज हो गई, आपकी एक्सेलरेशन से ये ऊपर चल रही है। ठीक है बेटा, हमने क्योंकि टेंशन और अपथ्रस्ट के अंदर चेंज कर दिया तो mg को हम mg ही रखेंगे। ठीक है, mg को हम mg ही रखेंगे क्योंकि हमने अपथ्रस्ट की जो वैल्यू है वो चेंज कर दी है। इज दैट ओके गाइस? अब यहां पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो तो इक्वेशन सिंपल है ना, वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ प्राइम माइनस टी माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू ए एम ए एम ए। यही इक्वेशन बननी चाहिए, इस इक्वेशन में तो कोई डाउट नहीं है किसी को। एफ प्राइम माइनस टी माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम ए, सेम इक्वेशन ही बनेगी। बेटा एफ प्राइम इसलिए लेंगे क्योंकि अपथ्रस्ट की वैल्यू अब बदल जाएगी ना, अपथ्रस्ट विल चेंज। नाउ द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट इज चेंजिंग, क्योंकि आपकी अब जो अपथ्रस्ट लगेगी वो जी इफेक्टिव के हिसाब से लगेगी, पहले जो अपथ्रस्ट लग रही थी वो जी के हिसाब से लग रही थी। पहले जो आपकी अपथ्रस्ट लग रही थी दैट वाज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी, दिस वाज इनिशियल। अब जो आपकी अपथ्रस्ट लग रही है वो है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी इफेक्टिव। मतलब अब जो आपकी अपथ्रस्ट लग रही है वो है आपकी v मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस ए। ठीक है, ये समझ में आया? इसलिए आपकी अपथ्रस्ट मैंने चेंज कर दी क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू ही चेंज हो गई ना। ठीक है, तो अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब आप यहां से एक रिजल्ट लिख सकते हो कि एफ प्राइम जो है इट विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूं। ठीक है, तो एफ प्राइम जो है मेरा आ जाएगा एफ इंटू जी प्लस ए डिवाइडेड बाय जी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी है या नहीं है? बेटा हम फ्लूइड्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं किया है, आपकी बॉडी पहले रेस्ट पे थी तो मैंने लिख दिया कि उस टाइम पे तो एफ इज इक्वल टू टी नॉट प्लस एम जी होगा। नीचे की डायरेक्शन में टेंशन लग रही है, एम जी लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में आपकी अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है। ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है इसकी वैल्यू है वी रो जी। अब आपकी ये जो बॉडी है ये ऊपर मूव करने लग गई, तो यहाँ पर अब आपका जी इफेक्टिव आ गया कुछ जी प्लस ए के इक्वल, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू हो जाएगी आपकी वी रो जी इफेक्टिव। ठीक है, टी की वैल्यू आपकी टेंशन की वैल्यू भी चेंज होएगी, तो यहां पर मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, अभी तक कोई प्रॉब्लम आ रही है? बेटा रो तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है ना, रो तो आपकी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, रो तो सिंपली आपकी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। ठीक है बच्चा, जो लेट ज्वाइन कर रहा है प्लीज टाइम पे ज्वाइन करने की कोशिश करो ऑलरेडी, वरना चैप्टर आपका कंप्लीट होने की हालत पे आ जाता है, बच्चे इस टाइप पे क्लास में एंटर करते हैं। ठीक है, तो ट्राई करो कि बस जल्दी थोड़ा ज्वाइन करो। हाँ, दोनों इक्वेशन को मैंने सिंपली डिवाइड किया है। अब इसके बाद मैं आपको ही होमवर्क दे रही हूँ, इतना क्वेश्चन समझ में आया तो बता दो। एक बार फटाफट क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। बहुत बच्चों को मैं देख रही हूँ क्लासेस के अंदर ना कि थियरी समझ में आ जाती है बट क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आ रही है ना। क्रिश हो गए, किसी भी बच्चे को मैं देख रही हूँ, महिमा हो गए, क्रिश हो गए, जितने बच्चे मेरे से बातचीत कर रहे हैं सबको ये सेम प्रॉब्लम है। इसीलिए हम क्लास के अंदर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका एक बार फोटोन और कैटलिस्ट हो जाएगा डिवाइड, तब हम क्वेश्चन उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। ऑलराइट बेटा, अच्छा राहुल बोल रहे हैं नहीं आती। चलो क्वेश्चन देखो, अब आपके पास एक बॉडी है जो आपकी जिसकी जो डेंसिटी है वो फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, तो वो बेसिकली फ्लोट करनी चाहिए थी। हुआ क्या कि बॉडी पे आपने ये रोप टाई कर दी जिसकी वजह से वो फ्लोट नहीं कर रही। तो इनिशियली आपकी जब बॉडी रेस्ट पे है, इस पे एक तो ये अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, एक स्ट्रिंग की वजह से टेंशन लगेगा, एक वेट लगेगा mg। ठीक है, ये वाला पहला केस सबको क्लियर है, तो आपकी एक इक्वेशन बन गई एफ इज इक्वल टू टी नॉट प्लस एम जी, मतलब एफ इज इक्वल टू जहां पर एफ की ये भी वैल्यू है वी रो जी। इधर किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है। अब हुआ क्या, अगले केस में हमने क्या किया, अब ये बॉडी को हम ऊपर मूव करवा रहे हैं, ये बॉडी को हमने लिफ्ट के अंदर रख दिया। तो लिफ्ट के अंदर जब आप बॉडी को रखते हो और वो बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी, जी प्लस ए, है ना। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी आपकी हो जाएगी जी प्लस ए। तो उस केस में अब हमने अपथ्रस्ट हमारी चेंज हो जाएगी क्योंकि अपथ्रस्ट हो जाएगी वी रो मल्टीप्लाइड बाय जी इफेक्टिव। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू मेरी चेंज हो गई, टेंशन की वैल्यू मेरी चेंज है,
नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो सबसे पहले तो ये फोर्स के एक्सप्रेशन से और ये नए फोर्स के एक्सप्रेशन से, जो दोनों अपथ्रस्ट के एक्सप्रेशन है, अगर आप इनको डिवाइड करते हो तो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और यहां से आपके पास एक और इक्वेशन बन गई कि एफ प्राइम माइनस टी माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिक्कत परेशानी है क्या बच्चों? नहीं है? तो अब इसके बाद जो स्टेप्स हैं, ये तीनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है बेटा, बस इसको डिवाइड कर दिया, एफ प्राइम को एफ से डिवाइड कर दो ना, क्या आएगा? एफ प्राइम डिवाइडेड बाय एफ करोगे तो ये वी रो तो कट जाएगा, एफ प्राइम डिवाइडेड बाय एफ आ जाएगा जी प्लस ए डिवाइडेड बाय जी। तो फिर यहां से आपके पास एफ प्राइम की वैल्यू आ जाएगी ना, एफ इंटू जी प्लस ए अपॉन जी। ठीक है, नेगेटिव क्यों करा? मतलब यहाँ पे नेगेटिव ही तो आएगा, अब थ्रस्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में टेंशन और एमजी लग रही है। तो जो भी आपकी नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है, सबट्रैक्टिंग दी फोर्सेस फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वहीं से तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है ना। सेम चीज बेटा आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हो। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सेम चीज पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि फर्स्ट टर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड टर्म जरूरी है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी कुछ भी फर्स्ट टर्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये आपको इक्वेशंस, ये आपका होमवर्क है, तो ये देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, सॉल्व 3 इक्वेशंस, जो मैंने ये 1 2 3 मार्क कर दी है ना, और आपको बताना है कि टेंशन की क्या वैल्यू आ रही है। तो टेंशन की वैल्यू आपके पास बता भी देती हूँ कितनी आएगी, आंसर आपके पास आएगा T0 इंटू 1 प्लस ए अपॉन जी। बस ये आपको तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में बस ये समझ लो कि ये तीनों इक्वेशन कैसे आई है, उसके बाद ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो सब बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं, इसमें 3 4 ऑप्शन दे दिए, मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ जो हमारा मेन पार्ट है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, तभी तो बोल रही हूँ जेई नीट टाइप के पेपर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके क्या करोगे? सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो स्कूल में भी करवाई देते हैं टीचर। हमारी क्लास में आ रहे हो तो कुछ सिंपल क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी करवाएंगे, तभी तो बच्चों का दिमाग खुलेगा। है ना आशा, अग्री कर रहे हो बेटा? चलो, अब हम आ रहे हैं आज की क्लास के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। थैंक यू बेटा सूर्यांश। ठीक है, तो अब तुषार ने बताया था आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में कि डायनामिक्स का मतलब होता है कुछ मूव कर रहा है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, यहां पर वी विल कंसिडर फ्लूइड्स आर मूविंग। अब आपके फ्लूइड्स जो है वो मूव कर रहे हैं, चाहे लिक्विड है चाहे कुछ भी है। पाइप देखिए ना, सबने पाइप पानी वानी मारते होंगे यार, ये पौधों वगैरह को पानी देते हो नहीं देते? गार्डनिंग का शौक है किसी को? चलो शौक है, नहीं है दे दिया करो यार, अच्छा रहता है। ठीक है, तो पाइप में भी फ्लूइड आपका मूव कर रहा है ना, जो भी आपका पानी है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो पाइप में पानी मूव कर रहा है, पानी की कुछ वेलोसिटी है, तो वो आपका आ गया फ्लूइड डायनामिक्स का केस। जहां पे भी आपका फ्लूइड मूव कर रहा है वो आपका आ गया फ्लूइड डायनामिक्स का केस। तो वही हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की इस केस में ये है कि यहाँ पर हम जिस फ्लूइड को कंसिडर करेंगे ना, दैट इज एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिजिक्स में जितनी भी चीजें हैं उनको हम आइडियल तब बोलते हैं जब वो हमें पता है कि हो ही नहीं सकती। ठीक है, आइडियल फ्लूइड जैसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम यही कंसिडर करेंगे अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए कि आइडियल फ्लूइड है। अब आइडियल फ्लूइड हमने जब सॉलिड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तब भी पढ़ा था कि क्या होता है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली चीज तो ये इनकम्प्रेसिबल है, ये पढ़ा था जब सॉलिड कवर कर रहे थे कि हाँ आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। बच्चों, कुछ बच्चों ने हैंड रेज कर रखे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या था, मुझे याद दिला दो बच्चों फटाफट। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्रेसिबल? इनकम्प्रेसिबल क्या हुआ करता था? चलो, इनकम्प्रेसिबल का मतलब है आप उस पर कुछ भी फोर्स लगा लो उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो तान्या, जिसको कंप्रेस ना किया जाए। सूर्यांश सही बोल रहे हैं, जो दबे ना। तो मतलब क्या है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, इसकी वॉल्यूम डज नॉट चेंज।
और क्योंकि आपकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो इसका एक और मतलब भी है कि डेंसिटी इसकी चेंज नहीं होती। मास तो उतना ही रह रहा है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास तो होता ही है, बट क्योंकि वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, तो डेंसिटी आपकी चेंज नहीं होती। तो इनकम्प्रेसिबल से मेजर पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि इनकम्प्रेसिबल माने वेरी गुड। बल्क मॉडुलस आई थिंक 0 नहीं आता बेटा, इन्फिनिटी आता है, मुझे याद नहीं है बाकी एग्जैक्टली, इन्फिनिटी आता है शायद। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि वॉल्यूम जो होती है वो चेंज नहीं होती, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी आइडियल फ्लूइड की, कि वो नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस का मतलब क्या है, विस्कोसिटी 0 है। ठीक है, तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, आपका जो भी फ्लूइड है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे, विस्कोसिटी फ्लूइड की लेयर्स होती हैं। तो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में क्या चल रहा है उसके बारे में हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, मतलब वो किस तरीके से फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है। कुछ फ्लूइड ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाते हैं फ्लो करने पे, कुछ फ्लूइड्स कम दिखाते हैं। पानी तो बहुत इजीली फ्लो कर जाता है पाइप के अंदर, पाइप के अंदर अगर आप हनी डाल दो तो कहाँ फ्लो कर पाएगा इजीली। तो उन दोनों की विस्कोसिटी ही अलग होती है, ये रीजन होता है। तो नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स। इसका मतलब क्या है कि अब अगर सपोज आपके पास ऐसे कोई पाइप है, इसमें से कुछ भी फ्लूइड आपका निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला जो पॉइंट है इसमें थोड़ा तेज चल रहा हो, ये वाले पॉइंट में फ्लूइड धीरे चल रहा हो, इस वाले में धीरे चल रहा हो। होगा क्या कि ये तीनों की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स कि इट इज नॉन विस्कस, फ्लूइड की किसी एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो सारे के सारे फ्लूइड्स के लिए सेम रहती है। ठीक है, इसको हम नॉन विस्कस कहते हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, तो लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमने जब शेयर स्ट्रेस की बात करी थी तो वो हमारा 0 आया था, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी भी होती है कि वो इरोटेशनल होता है। ये थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है बेटा। इरोटेशनल का मतलब क्या है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, काफी सारी जगहों पे आप जाते होंगे जहाँ पे ये लेक होती है, कुछ भी होता है, तो आपने देखा होगा कि कहीं कुछ पत्थर वगैरह फेंको ना, तो वहां पे ऐसे सर्कल सर्कल बनने लग जाते हैं। या फिर अगर उस लेक के अंदर ऑलरेडी कुछ पत्थर हो तो वो सर्कल सर्कल तरीके से घूमने लग जाता है। मतलब उस फ्लूइड के ऊपर कुछ टॉर्क एक्ट करती है, कुछ एक्ट करता है। बट हम जो आइडियल फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए, तो आइडियल फ्लूइड जो हम बोल रहे हैं, आइडियल फ्लूइड बोल रहे हैं कि वो इरोटेशनल है। मतलब उसके अंदर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगी, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो 0 रहेगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, सिंपल है ये आइडियल फ्लूइड। लेकिन सब बच्चे नोट डाउन करके रखो या फिर नोट्स में पढ़ लेना, क्योंकि अब इस केस में आपका जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आइडियल फ्लूइड होते क्या है। बेटा टॉर्क पढ़ा होगा ना आपने, जब रोटेशनल मोशन हो रहा था, टॉर्क मतलब रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। दरवाजा है, दरवाजे पे आप फोर्स लगाते हो, बट होता क्या है कि दरवाजा रोटेट कर रहा है ना, तो उसको हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप अगर आप कुछ फोर्स लगा रहे हो और फोर्स की वजह से रोटेशन हो रही है, तब हम टॉर्क के बारे में बात करते हैं। टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, ट्राई करेंगे कि ये जो हमारा सिलेबस है सॉलिड फ्लूइड्स वगैरह सेकंड टर्म का, अगर वो जल्दी खत्म हो जाए, तब हम आपका रोटेशन वाला चैप्टर, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर, ये वाले चैप्टर भी टेकअप करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ना इससे आपका फर्स्ट टर्म भी धीरे धीरे अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। असल में आप बच्चे हमारे पास आए इतना लेट हो, अगर आप लोग हमारे पास अप्रैल से होते तो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस हम आपको ना, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है उसी में कंप्लीट करवा देते। सेकंड टर्म का सिलेबस तो फिर तो ऐसे मक्खन की तरह काम चलता है कि आपको बता नहीं सकते। चलो कोई नहीं, वो बाद में आपका जरूर कवर करवाने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस रखवाएंगे ताकि रिवीजन करवा पाए कोई हर चैप्टर की। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है या आगे चलूं? वही तो आपका एडमिशन ही हुआ था लेट, ही एडमिशन ही लेट हुआ है। सुरेंद्र बेटा क्लास के एंड तक रुको, मैं तब माइक्रोफोन का एक्सेस दे दूंगी। अभी बच्चे ज्यादा है तो इसलिए अभी हो नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि सब बच्चे ना कुछ बोलते हैं तो फिर उसकी वजह से बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस आती है। आप क्लास के एंड में रुकना, जो भी डाउट्स है तब मैं आपके क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा, चलो अब आगे चलो। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो दो टाइप्स के आपके फ्लो होते हैं, एक आपका हो गया लैमिनार, स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो। अब अगर आपके पास नल है ना, नल होता है सबके घरों में, तो नल को अगर आपने धीरे धीरे ऑन किया है तो आप देखोगे फ्लूइड एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है, सीधा सीधा फ्लो कर रहा है। तो वो आपका थोड़ा सा एग्जाम्पल हो जाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो का। और अगर आप नल को एकदम से तेज से ऑन कर दो तो होगा क्या कि पानी ऐसे ऐसे झटपटाकर कहीं पे भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो हमारा टर्ब्यूलेंट में आता है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन बेटा इसके बाद पढ़ेंगे, वाली इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये आपका होता है लैमिनार या स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो ये आपका एक पाइप है जिसके अंदर कोई फ्लूइड है वो निकल रहा है। आपको बोल क्या रखा है कि पॉइंट ए पे एक कोई फ्लूइड का पार्टिकल हमने ऑब्जर्व किया, तो उसका वेलोसिटी जो है वो है v1। पॉइंट बी पे हमने एक पार्टिकल और ऑब्जर्व किया, उसकी जो वेलोसिटी है वो है v2। पॉइंट सी पे एक पार्टिकल हमने ऑब्जर्व किया, उसकी वेलोसिटी जो है v3। तो स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड का मॉलिक्यूल अगर इस पॉइंट से पास करेगा पॉइंट ए से, तो उसकी वेलोसिटी v1 होनी चाहिए। पॉइंट बी से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 होनी चाहिए। पॉइंट सी से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी v3 होनी चाहिए। इसका मतलब एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट velocity of fluid मस्ट बी कांस्टेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी की वेलोसिटी सेम है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम स्ट्रीमलाइन का मतलब ये होता है कि अगर हमने 3 पॉइंट कंसिडर कर लिए पूरे फ्लो के अंदर, तो ए, बी और सी की वेलोसिटी सेम होगी। बट ये नहीं है सच। सच ये है कि ये आपका अगर पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे फ्लूइड की वेलोसिटी v1 थी। ठीक है, पॉइंट ए पे फ्लूइड की वेलोसिटी v1 थी। बेसिकली हो क्या रहा है कि आशा, शिव और राहुल, 3 बच्चे हैं। ये तीनों बच्चे अपने क्लासरूम में जा रहे हैं, तीनों बच्चे अपने क्लासरूम में जा रहे हैं। तो जब आशा यहाँ पर पहुंची, आशा की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। फिर आशा ने बोला मैं तो लेट हो रही हूँ। आशा तेज तेज चलने लग गई, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो तब होगा जब शिव इस पॉइंट पे आए, उसकी वेलोसिटी 5 हो, शिव इस पॉइंट पे आए, उसकी वेलोसिटी 10 हो। राहुल इस पॉइंट पे आए, उसकी वेलोसिटी 5 हो, राहुल इस पॉइंट पे आए, उसकी वेलोसिटी 10 हो। ठीक है, ए बी सी का मतलब क्या है कि इस लॉ का मतलब क्या है कि अगर आप किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, तो उस पॉइंट पे फ्लूइड के किसी एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, हर पार्टिकल जो उस पॉइंट से निकल रहा है उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। v कांस्टेंट नहीं होगा भाई, मैं आपको बता रही हूँ। v1, v2, v3 तीनों अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक पाइप के अंदर जो फ्लूइड है वो सेम वेलोसिटी से चल रहा हो हर पॉइंट पे। बट स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, तो उस एक पॉइंट से जो भी फ्लूइड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी आपकी सेम होगी। ठीक है, ये वाला सबको समझ में आया? चीज सबको समझ में आई? तो इसका ये भी मतलब है कि एनी पार्टिकल will follow the path of previous particle। तो जैसा प्रीवियस पार्टिकल चला, उसके पीछे वाला पार्टिकल भी वैसे ही चलेगा। ये आइडियल फ्लूइड का केस है बेटा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। नहीं, वेलोसिटी आप मान के चलो, हो सकता है सेम ना हो। मैं ये नहीं बोल रही कि v1, v2 और v3 इक्वल है। ये कब बोला मैंने? हाँ, अगर आप लेकिन कोई भी पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, ये पूरी पाइप के अंदर कोई भी आप पॉइंट कंसिडर कर लो। सपोज मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया डी, ये वाला कर लिया डी पॉइंट कंसिडर, तो इस पे फ्लूइड की जो भी वेलोसिटी है, इस पॉइंट से जो भी फ्लूइड पास करेगा वो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई? आशा, लकी, मयंक, सुरेंद्र बेटा सबको समझ में आई? ठीक है, कि आपकी जो भी पाइप है उसके अंदर फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर अगर कोई भी हम पॉइंट कंसिडर कर लें, तो उस पॉइंट से जो भी फ्लूइड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, नहीं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, जो भी उसके आने वाला भी फ्लूइड है, सारा फ्लूइड अब आ रहा है ना, वो तो आगे बढ़ गया, तो अब जो बाकी वाले फ्लूइड के पार्टिकल्स भी आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी एट दैट पॉइंट। दैट इज व्हाट लैमिनार या स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो मींस। बकवास नहीं, देखो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कहाँ बकवास है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली अब पाथ फॉलो हो रहा है ना, ये जो पाथ फॉलो हो रहा है इस केस में, पाथ फॉलोड जो होता है फ्लूइड का, उसको आप स्ट्रीमलाइन भी कहते हो। और स्ट्रीमलाइन के ऊपर जब आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हो, जैसे अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस पे मैंने टेंजेंट बना दी, तो वो मेरी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब है, मुश्किल नहीं है, एक बार फिर से बता देती हूँ। ठीक है, जय श्री राम। हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं होता। जय श्री राम बोलो, चैप्टर रिवाइज करते रहो, सब हो जाएगा बढ़िया तरीके से।
चलो, लैमिनार या स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है कि अब आपका जो फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है, वो किसी पाइप में से निकल रहा है। ठीक है, तो अब आपकी जो फ्लूइड है, ये पानी भरा हुआ है, ये आपका पाइप में से निकल रहा है सपोज। तो हो क्या रहा है कि आपका जो फ्लूइड है, अब स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस फ्लूइड के अंदर कोई पॉइंट मान लूं विच इज पॉइंट ए, सपोज पॉइंट ए पे फ्लूइड की वेलोसिटी मैंने मेजर कर ली, वो है v1। तो अब वो तो आगे बढ़ जाएगा ना, जिस फ्लूइड पार्टिकल की मैंने वेलोसिटी करी थी वो तो आगे बढ़ जाएगा। ये क्या बोल रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या मतलब है कि पॉइंट ए से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास करेंगे उनकी वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस इज सेइंग। ऑलराइट, वैसे अगर पॉइंट बी पे वेलोसिटी है v2, तो पॉइंट बी से जितने भी पार्टिकल्स पास करेंगे उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है कार्तिक बेटा, अभी समझ में आया? मान के चलो कि स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट ले लो, उस पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो जितने लोग उस पॉइंट से पास कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होनी चाहिए, तब हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन मोशन। ठीक है, अभी समझ में आया? चलूं आगे? ठीक है, आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा स्लाइड। अच्छा, कार्तिक नहीं है, अंजलि है। कार्तिक बताया था मुझे आपने पिछली क्लास में। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी याद रहे, मोस्ट प्रोबेबली मैं भूल जाऊंगी। ये मैंने आप लोगों के लिए ना यहाँ पे डेफिनेशन वाला पार्ट भी लिख रखा है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी, बट ठीक है, बच्चे फिर भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ जितना इजी कर पाऊँ उतना इजी करता हूँ बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो की कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप कर सकते हो, या आप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सिंपल है, जो मैंने अभी बताया वही सब है। अब आ जाओ टर्बुलेंट फ्लो पे। टर्बुलेंट फ्लो का क्या मतलब है? ऐसे कुछ भी। ठीक है चलो, अच्छी बात है सूरज बेटा, सबको बच्चों को ये पावर मिले, मैं तो ये बोलूंगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझ गए सुरेंद्र। अगर आप कोई एक पॉइंट की बात कर रहे हो, तो उस पॉइंट से जितना भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास कर रहे हैं उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट से जितने फ्लूइड पार्टिकल्स पास कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। हो सकता है आगे कोई पॉइंट है उस पे वेलोसिटी अलग हो, आगे कोई पॉइंट है बी, उस पे ए पॉइंट से वेलोसिटी अलग है v2, बट उस पॉइंट से भी जितने फ्लूइड पार्टिकल्स पास करेंगे उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ये होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है बेटा? ठीक है, अब टर्बुलेंट फ्लो का मतलब ऐसे हिला डुला फ्लो, यार ये तो अपने आप समझ लो। जैसे कोई नल खोला, वो ऐसे पूरा का पूरा ऐसे छपाक मार मार के कर रहा है, तो बस वो स्ट्रीमलाइन फ्लो वाली कंडीशन अब फॉलो नहीं हो रही। ठीक है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज, मतलब मोशन बेसिकली अब आपका डिसऑर्डर हो चुका, इरेगुलर हो चुका। ठीक है, पाथ भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, कुछ भी हो रहा है इस मोशन में, तो उसको हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। जैसे आप लोगों को क्लासरूम से बोल दिया जाए, जब आप स्कूल में होते हो, बोल दिया जाए छुट्टी हो गई, तो क्या सब मस्त इधर उधर भागते हो ना, अलग वेलोसिटी से भाग रहे हो, अलग डायरेक्शन में भाग रहे हो, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, तो वो हो गया आपका टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या हो गया? बच्चे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो उसको हम एक तरीके से स्ट्रीमलाइन फ्लो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ गया? ये टाइप्स आ गए फ्लो के। अब इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़े? ठीक है विकास बेटा, समझ में आया? चलो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही सिंपल है, सब बच्चों ने ना अपने घर वगैरह में देख भी रखी है ये ऑलरेडी। पहले बता देती हूँ कि स्टेटमेंट क्या है। ठीक है बेटा, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो बताया था। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या हो गया कि किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो रहा है कुछ भी, मतलब कि कोई वेलोसिटी से कहीं मूव कर रहा है, कोई वेलोसिटी से कहीं मूव कर रहा है, कुछ रैंडम डायरेक्शन है किसी की भी, वो हो गया टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन हमने पढ़ा था कि अगर मैं किसी पॉइंट की बात कर रही हूँ, उससे जो भी फ्लूइड पार्टिकल पास करेगा उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है विकास बेटा, इज इट ओके? बेटा इंटरनेट का इशू है, फिर इंटरनेट का इशू है, एक बार रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन करो। आवाज ब्रेक हो रही है, तो इट इज जस्ट द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो चलो, इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि अब अगर आपके पास सपोज ऐसे कोई ट्यूब है, ट्यूब है, पाइप है, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब आपकी फ्लूइड की मूवमेंट के बारे में बात हो रही है बेटा। तो यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये बड़ा है इससे। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका, वो है आपका A2। यहां से आपका कुछ फ्लूइड एंटर करा, आपका फ्लूइड एंटर किया वेलोसिटी v1 पे,
यहां से आपका कुछ फ्लूइड निकला, वेलोसिटी v2 पे। ठीक है, ये तो ठीक है ना, ये सबको समझ में आया? अच्छा, थैंक यू बेटा। ठीक है बेटा, इस चीज में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? वेरी गुड। यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको बोलता क्या है कि जो ये A1V1 है, दैट विल बी इक्वल टू A2V2। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेल्स मी। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेल्स अस। ठीक है, तो इसका ना आपने देखा भी होगा, मतलब इसका मतलब यही है कि अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगी। मतलब बेसिकली जो आपका ये, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो एरिया इनटू वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे ये भी हो गया कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको ये बोलता है बेटा, ये जो एप्लीकेशन है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी हम पढ़ेंगे कैसे। तो ये बोलता क्या है कि अगर मेरा कोई फ्लूइड है, यहां से मेरा कोई फ्लूइड ऐसे ऐसे मस्त ऐसे इस पाइप के अंदर बह रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि अगर मैं एक एरिया कंसिडर करूं A1 जिसपे फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है, दूसरा एरिया है A2 जिसपे फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है, तो दिस A1V1 मस्ट बी इक्वल टू A2V2। दैट इज व्हाट एरिया, दैट इज व्हाट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेल्स अस। ठीक है, हाँ वैसा ही है कुछ, वैसा ही। वो तो चलो मोमेंटम कंजर्वेशन है, उसमें आप मास की बात करते हो ना, उसमें आप मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो। तुषार बेटा, यहाँ पर हम मास को कंजर्व करके इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ वेलोसिटी नहीं बेटा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है, तब हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर हो रही है चीज। तो इसका एग्जांपल भी देखा होगा, इसका मतलब यही है। इसका ना एक और छोटी सी चीज लिख देती हूँ। इसका मतलब यह है कि एरिया कम मतलब वेलोसिटी ज्यादा। पाइप देखिए सबने, अब पाइप, पाइप से तो सब बच्चे खेले ही है ना। अब पाइप में क्या करते हो आप लोग? पाइप के केस में आप क्या करते हो, जैसे सपोज आपका पानी मस्त फ्लो कर रहा है, अब आपने पाइप को ऐसे पिचका दिया तो क्या होगा? अब आपने पाइप को ऐसे चिपका दिया, पिचका दिया तो क्या होगा? दबा देते हो पाइप को तो क्या होता है? सूरज ये बताओ ना, ज्यादा फ्लो करता है, मतलब स्पीड बढ़नी जाती है उसकी, वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। अब सपोज ये तुषार और लक्की है, ये खेल रहे हैं, तुषार के हाथ में पाइप है, तुषार ने बोला लक्की आज तो मैं तेरे को, सर्दियों में नहीं गर्मियों में खेल रहे हैं, तुषार ने बोला कि आज लक्की मैं तो तेरे पे पानी गिरूंगा, लक्की भागने लग गया। तुषार के पास पाइप है, तुषार ने वो पाइप को ऐसे बंद कर दिया, ऐसे ऐसे, तो उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो उसने डिक्रीज कर दिया, तो इसलिए वेलोसिटी और तेज हो गई, तो अब वो लक्की पे चला गया पानी, लक्की बेचारा भीग गया। यही होता है ना। सो दैट इज व्हाट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेल्स अस, कि अगर आपका जो एरिया और वेलोसिटी है ना, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम, जहां पे एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। ये बताती है आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इस चीज में कोई दिक्कत किसी को? हाँ, मम्मी वगैरह तो मारती रहेंगी, ठीक है, वो तो वैसे ही पिटते हो यार, इसमें तो मैं भी पिटती थी, आप भी पिटते ही हो ही। ठीक है, चलो आगे चले। चलो, अब इसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, डिराइव कर ले। थोड़ा सा बच्चों, अब थोड़ा सा अब आप अच्छे से दिमाग लगाओ, डिराइव करेंगे बढ़िया तरीके से। डेरिवेशन थोड़ी सी मुश्किल है बेटा, वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट है, इसका भी हम समझते हैं। ये आपका ना बेसिकली दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास की एप्लीकेशन है। तो अब देखते हैं कि ये कांस्टेंट क्यों होगा। अभी मैंने आपको खाली स्टेटमेंट बताई है, अब इसको आप जब डिराइव करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों और कैसे हो रहा है। हाँ बेटा, नोट्स मेरे जो ग्रुप वाले बच्चे हैं सबके पास मैं नोट्स भेज देती हूँ टाइम पे। जो बच्चे मेरे ग्रुप के नहीं है, हो सकता है वो थोड़े से देरी उनको हो जाए, उनको उनके जो टीचर होंगे वो रिस्पेक्टिव वो नोट्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इसको डिराइव करते हैं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकती है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग फोटोन कैटलिस्ट में यही मेजर डिफरेंस है, फोटोन में मैं ये डेरिवेशन डिस्कस नहीं करूंगी। किसी भी चीज के अंदर मैं कोई भी डेरिवेशन आपकी फोटोन बैच में डिस्कस नहीं करूंगी, उसमें मेजरली हम क्वेश्चंस पे और थ्योरी पे फोकस करेंगे। ये बता दिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डन है। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन आप लोग खुद करोगे। और अभी फिलहाल मैं डेरिवेशन डिस्कस कर लूं क्योंकि अभी हमारे मर्ज्ड बैचेस चल रहे हैं, तो तभी थोड़ा सिलेबस भी धीरे चल रहा है फिलहाल। ठीक है, चलो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे आ जाओ बेटा, इसको डिराइव करते हैं। अब आपके पास ऐसा ही है, कुछ पाइप है आपके पास। ठीक है,
ये आपके पास कुछ पाइप है, अच्छे से समझना, एक बार समझ के खत्म कर देना बार बार, ताकि बताना ना पड़े, एक एक करके धीरे धीरे समझो। अब इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल यहाँ पर है A1, यहाँ पर है A2, ठीक है। इसके अंदर से कोई फ्लूइड आपका पास कर रहा है, तो मैं कुछ फ्लूइड के पार्टिकल्स ड्रॉ कर रही हूँ, बस ये थोड़े से आपके फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं जो इसमें से निकलने हैं। मैं एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, कि ये जो फ्लूइड के पार्टिकल्स है, अब हम चाहते हैं कि ये इसमें से निकले, और अभी जो बाकी फ्लूइड के पार्टिकल्स है वो कुछ इधर है। ये आपका हो रहा है रेस्ट पे, मतलब जब आपका फ्लूइड चल रहा है, फ्लूइड इसमें से निकल रहा है कुछ वेलोसिटी से, कुछ इस तरीके का हिसाब यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मतलब दीज आर द पार्टिकल्स विच हैव टू एंटर, दीज आर द पार्टिकल्स विच हैव टू लीव, ठीक है बेटा। स्क्रीन दिख रही है सब बच्चों को? जिसको नहीं दिख रही 2 सेकंड का वेट करो, अभी दिखने लग जाएगी, ठीक है बेटा। हाँ अब आ गई, अब आ गई, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बेसिकली आपका सिचुएशन हो रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है, ये वाले फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है, इसकी जो वेलोसिटी है जिससे ये बाहर आएगा वो वेलोसिटी v2। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया तो बताओ, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली कंसिडर करेंगे, अब हम कंसिडर करेंगे एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी। कंसिडर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। हमें कंजर्वेशन ऑफ मास करनी है। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, कि जितना मास इस पार्टिकल का है जो अंदर जा रहा है ना, उतना ही मास बाहर आएगा। उस चीज का यूज करके हम इसको, जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है, वो डिराइव कर देंगे, ठीक है। कंसिडर अ टाइम डेल्टा टी, हमने कुछ डेल्टा टी टाइम कंसिडर किया। तो अब ये V1 पार्टिकल की बात करते हैं। ये जो V1 होगा, ये यहां पर कुछ आ गया, ठीक है। ये V1 आपका पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में था, अब ये कुछ इधर आ गया। मतलब अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं, तो ये बिल्कुल इसके मुंह पे था, इसने कुछ इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, और ये डिस्टेंस कितना कवर किया होगा इसने, V1 डेल्टा टी। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो होगा, उतना डिस्टेंस इस पार्टिकल ने कवर कर लिया होगा ना, यहां से यहां तक मूव करने में, ठीक है। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इन टाइम डेल्टा टी, तो वॉल्यूम आपकी कितनी होती है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो तो कितनी हो जाएगी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है। समझ में आया? बता रही हूँ बार बार, समझने का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, वॉल्यूम निकाल ली हमने। वॉल्यूम जो एंटर कर रहा है फ्लूइड में, वो कितना रहेगा बेटा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, जो भी आपकी है इसकी। तो मतलब एरिया तो आपको पता है A1 हो गया, लेंथ इसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो हो गया, तो उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया, एरिया इंटू V1 डेल्टा टी। तो मेरे पास आ गया कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग दिस पाइप इन टाइम टी इज दिस, ठीक है। आगे चलूं, तो इससे मैं मास निकाल सकती हूँ, यहां से मास निकल जाएगा। मास ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स कितना होगा, अगर ये जो फ्लूइड है यहाँ पर इसकी डेंसिटी रो है, तो आपका रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सिंपली यहाँ पे डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, यहीं से हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक समझ में आया? हमने एक डेल्टा टी टाइम इंटरवल कंसिडर किया, उसमें मैंने बोला कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में मेरा जो लिक्विड का मैंने एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया। एक बार और बता रही हूँ, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये जो छोटा सा लिक्विड का पार्ट है, ये कुछ मूव करके यहाँ पर आ गया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो अब हम इसका वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना होगा इस फ्लूइड का, एरिया मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड, वही हो जाएगा ना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया मेरा एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड, मतलब A1 V1 डेल्टा टी, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब बताओ, आशा, सूर्यांश, दीपक, सबको समझ में आई? मनीषा,
ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो कि मास ऑफ द फ्लूइड दैट लीव्स द पाइप कितना है, मास ऑफ द फ्लूइड दैट लीव्स द पाइप कितना है वो भी निकाल सकते हो। अब इसको बाहर निकलना था, ठीक है, तो ये बाहर निकल के कुछ इधर आ गया, ऐसे ऐसे आ गया, ये वाला जो फ्लूइड है ये थोड़ा सा कुछ बाहर आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लूइड था पहले ये यहां तक था, ये पाइप के यहां तक था, अब ये पाइप के जस्ट बाहर आ गया। तो इसने एक तरीके से कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा, इसने कवर कर लिया मैम V2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, इसने V2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इसकी भी वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लीविंग द पाइप कितना हो जाएगा मैम, एरिया 2, क्योंकि ये एरिया 2 से निकल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय V2 डेल्टा टी। सेम जो अभी ऊपर किया था वही सेम चीज नीचे कर दी मैंने, ठीक है। ये 3D में इमेजिन करो, ये मत सोचो कि मैम ये सर्कल भी तो बीच में आ गया, ये सर्कल तो कुछ है ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बाद है एग्जैक्ट, ठीक है, ये सर्कल बीच में नहीं है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के बाद है, तो ये V2 डेल्टा टी जो है वो डिस्टेंस बन गया यहाँ पर। ऑल राइट, और सिमिलरली मैं मास कैलकुलेट कर लूंगी, मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द पाइप कितना होगा, रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मतलब रो A2V2 डेल्टा टी। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों, हो गया है हमारा, बस अब इसको इक्वेट करना है दोनों को मास कंजर्वेशन की वजह से। मास कंजर्व A2 और V2 बेटा, क्योंकि यहाँ पर अब एरिया 2 से निकल रहा है ना लिक्विड, वेलोसिटी V2 है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी इक्वल टू V2 डेल्टा टी, ठीक है। वॉल्यूम निकालोगे तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय V2 डेल्टा टी आपके पास आएगा। तो मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द पाइप कितना हो जाएगा, रो A2V2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है आशा बेटा, क्लियर है। चलू आगे चलू, अब कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम लगाते हैं तो ये जो दोनों मासेस हैं ये इक्वल होने चाहिए ना, मास ऑफ द फ्लूइड दैट इज एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड दैट इज लीविंग, जितना मास घुस रहा है उतना मास बाहर निकल जाएगा, कंप्रेशन तो हो नहीं सकती ना फ्लूइड में, तो जितना मास अंदर जा रहा है उतना ही मास बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ मैम, रो A1V1 डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू रो A2V2 डेल्टा टी। तो इससे आ गया ना हमारे पास A1V1 मस्ट बी इक्वल टू A2V2, आ गया नहीं आया, आ गया आंसर, इतना ही करना है, इतना ही करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेरिवेशन में भी, ठीक है, समझ में आई चीज। चलूं आगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दे एक दो, फिर क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। आइडियली आज बर्नौलीज भी पढ़ना था, बट बर्नौलीज फिर अगली क्लास में कवर करेंगे बेटा। चलो फिर इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें खाली एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है और वो हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेल्स अस। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बीइंग वेरी ऑनेस्ट इज वेरी इजी एज कंपेयर टू बर्नौलीज इक्वेशन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जितना धीरे धीरे कवर कर रहे हो ना उतना फ्लूइड्स वाला रिवाइज करते रहो, खाली क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। मैं बच्चों को बार बार सेम चीज बताती हूँ, बच्चे ऐसे हैं कि मैम पहले स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर अवंती फेलोज जाते हैं, मैम फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्लासेस पे क्लासेस लिए जाओगे कुछ भी नहीं होना। बच्चों सबके लिए बहुत जरूरी है कि क्लासेस तो लो ही, जहां से समझ में आ रहा है वहां से क्लासेस लो, यहाँ पे समझ में आ रहा है तो यहाँ से लो, स्कूल में समझ में आ रहा है स्कूल में तो आपको जाना ही है। उसके बाद सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक ना क्वेश्चन होंगे ना कंसेप्ट क्लियर होंगे। सॉलिड वाला चैप्टर सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया, एक हफ्ते रिवाइज मत करो, सॉलिड वाला चैप्टर भूल जाओगे, फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार रिपीट कर रही हूँ बेटा मैं, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे मतलब दिक्कत है कॉन्सेप्ट के अंदर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो रहे, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन सबके पास है, सोल्यूशन देखो, एक दो क्वेश्चंस का सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देख लिया ये नहीं कि सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन देखा अच्छा ये ऐसे हो रहा है, फिर क्वेश्चन फिर से पढ़ा, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करी, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू होते हैं। कोई भी काम तभी होता है जब आप उसकी करने की कोशिश करते हो, अगर कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होना। हाँ तो क्या फायदा है बेटा, मैं ये बताओ, स्कूल में 20 मार्क ले आओगे उससे होगा क्या, कहाँ जाओगे फिर, स्कूल के बाद क्या करोगे,
20 मार्क लाने से कुछ भी नहीं होगा ना बेटा, वो तो चलो स्कूल में पास हो गए, उसके बाद आपको अपना फ्यूचर देखना है सब बच्चों को, तभी तो हम कर रहे हैं ये क्लासेस, है ना, तभी तो हम ये क्लासेस कर रहे हैं कि आप लोगों को समझाएं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर पाओ। हर यूनिवर्सिटी में अब एंट्रेंस एग्जाम आ गया है बेटा, ठीक है, तो स्कूल में जरूर समझो, फ्यूचर सिक्योर करना जरूरी है। 10th तक ज्यादा मस्ती मस्ती कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th 12th में थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, क्योंकि जैसा बच्चा बोल रहा है कि कोर्स भी चेंज हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है सारे सब्जेक्ट का ही, ठीक है, फिजिक्स भी मुश्किल है, केमिस्ट्री भी मुश्किल है, बायो मैथ सब मुश्किल है, तो वो मुश्किल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू 10th। तो फॉर श्योर 10th में आप खाली साइंस पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर आप वो साइंस को ही डिवाइड करके पढ़ रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट में, तो मुश्किल जरूर है। बस ध्यान रखो, करते रहो फोकस स्टडी, और सेल्फ स्टडी करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बिना, बार बार बोल रही हूँ, फिजिक्स में कुछ भी नहीं होगा। ये सब चीजें समझते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है इसको भी समझने का, ठीक है। अगर आपके कोई एंट्रेंस एग्जाम आएंगे, डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे, हो सकता है सिंपल ही क्वेश्चन हो, बट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं होता, डीमोटिवेट क्या होना, नहीं हो रहा यार सॉल्व, तो मैंने सोल्यूशन देखा, फिर मैंने सॉल्व किया, फिर उसको फिर से चैप्टर को रिवाइज करो, फिर से सॉल्व करो, किसी और बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो। मेरे से भी नहीं होते तो सॉल्व, तो मैं यही करती थी ना, मैं तो अपनी तरीके से बता रही हूँ आपको, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब चलो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन करवा भी क्यों रही हो, बट ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला क्या है, 2 वाटर पाइप्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड विद द मेन सप्लाई लाइन, ठीक है। दो आपकी वाटर पाइप्स है, उनका डायमीटर, एक का 2 सेंटीमीटर गिवन है, एक का 4 सेंटीमीटर गिवन है, और बोला है कि वो सेम पाइपलाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। आपको बोला है कि अब आप बताओ कि दोनों की वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सपोज मेरी पहली जो पाइप है, फर्स्ट पाइप, उसकी जो वेलोसिटी है v1, वो v1 है, वेलोसिटी तो हमें चलो एक्सप्रेशन निकालना है, तो वेलोसिटी v1 है। अब मुझे ये चीज गिवन है, कहाँ गया मेरा ये, मुझे ये चीज गिवन है कि इसका जो रेडियस है r1 वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड पाइप के केस में मुझे क्या गिवन है, सेकंड पाइप के केस में वेलोसिटी इज v2, रेडियस मुझे कितना गिवन है, रेडियस इज गिवन एज r2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, खाली अभी तो जो गिवन है वो मैंने लिख दिया। पिछले केस में हमने पढ़ा था, वेरी गुड बेटा, सही बोल रहे हो आप, आई थिंक बिल्कुल सही बोल रहे हो, अच्छी बात है, कि A1V1 मस्ट बी इक्वल टू A2V2। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर v1 मस्ट बी इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर v2, ठीक है। तो ये v1 बाई v2 की वैल्यू तो निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन दी पाइप ऑफ 2 सेंटीमीटर, आपको मतलब एक तरीके से v1 वाली वैल्यू निकालनी है। तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई और पाई कट गया, v1 की वैल्यू हो जाएगी r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v2, मतलब v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r2 का स्क्वायर कितना है, 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय v2। तो आपकी जो वेलोसिटी ऑफ पाइप है 2 सेंटीमीटर वाली, उसकी वेलोसिटी आ गई 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द अदर पाइप। मुश्किल था क्या कि क्वेश्चन, एनसीईआरटी में इसी को कुछ अजीब तरीके से लिख देंगे, बच्चे बोलेंगे कि बहुत मुश्किल है मैम, समझ ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं होता है डायामीटर में, चलो ये डायामीटर है, रेडियस नहीं है, अरे तो क्या फर्क पड़ गया यार, ये लो, मैं ये सारा डी के टर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। डायामीटर रेडियस में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अब आजकल, ये अब मैंने लिख दिया D1 D2 दोनों, क्योंकि रेशियो है ना, तो रेशियो में फर्क पड़ना बंद हो गया। यहां पर भी मैं लिख देती हूँ, एरिया क्या हो जाएगा आपका, D1 स्क्वायर अपॉन ये इसका डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा ना, तो 4 4 भी तो कट गया, 4 4 भी तो कट गया, तो ये मैं आर की जगह यहाँ पे डी लिख देती हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, 4 4 तो कट ही गया। गुड ऑब्जर्वेशन, लेकिन बेटा मैं तो रेडियस ही देखा था, ये 4 4 भी तो कट ही जाएगा, दोनों साइड से सब कुछ कट जाएगा, रेडियस गिवन हो, डायमीटर गिवन हो, मैंने सेंटीमीटर से मीटर में भी चेंज नहीं किया, रेशियो है, यूनिट तो कट गई, ठीक है। चले आगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, मजे आ रहे हैं ना क्लास में, तभी मैं बोलती हूँ टाइम पे आया करो बेटा, मैं अपनी साइड से मेहनत करती हूँ कि चलो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूं बच्चों को, ठीक है, कि 1 घंटे की क्लास होती है, पहले 5 मिनट बातें बातें करने में थोड़े से निकल जाते हैं, ताकि आपको अपडेट्स दे दें। बेटा 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर,
अगर रेडियस भी होता तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो 4/1 ही तो आ गया। ठीक है बेटा, 16 हो गया आपका 4 का स्क्वायर। अगर आप रेडियस भी ले रहे हो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अगर आपने रेडियस लेके भी सॉल्व किया तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, डायग्राम वगैरह गिवन है तो बढ़िया क्वेश्चन है। बेटा मैं ट्राई करूंगी कि एक दिन ना एक्स्ट्रा क्लास ले लें संडे वगैरह की, जिस दिन आपको मैथमेटिकल टूल्स बता दें, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स, तीनों चीजें रिवाइज करवा दें। ट्राई करेंगे कि वो क्लास भी आपकी जल्दी करवा पाए। ठीक है, अब आ जाओ इस पे बेटा। An incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown। अब ये horizontal tube given है, ये पॉइंट है, इस पे आपका एरिया है ए। अच्छा तीनों में एरिया तो सेम है क्या? अच्छा एक पे ए है, एक पे ए है, दूसरे पे 1.5 है। ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपको क्या गिवन है? ए, पहले वाले का एरिया है ए, दूसरे वाले का 3 है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 3 है। ठीक है, उसके बाद अब ये दो पार्ट्स में आपकी जो पाइप है वो आपकी डिवाइड हो गई। ये जो पाइप है आपकी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। तो यहाँ पर होगा क्या? A1 V1 will be equal to A2 V2 प्लस A3 V3। क्योंकि यही जो पाइप है वो डिवाइड हो गई ना आपकी दो हिस्सों में, तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो बेटा अच्छा है ना, हाई लेवल टेस्ट दोगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटीज आएंगी। क्लासेस में आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, हमने आपको ढेर सारी वर्कशीट्स प्रोवाइड करी है, ढेर सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करे हैं, उन सबके सोल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, तो जो टेस्ट रहेगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रखने का, आपको डीमोटिवेट करने का एम नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। टेस्ट को डिफिकल्ट रखने का एम यही है कि वो वाले क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, अगर आपके क्लासेस में धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए तो वो वाले क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कुछ टाइम लगता है बट सॉल्व हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट देते रहोगे, जैसे जैसे उनको सॉल्व करते रहोगे, हो सकता है पहले टेस्ट में खाली 10 मार्क आए, दूसरे टेस्ट में 20 आए, तीसरे टेस्ट में 30 आए, 10-15 टेस्ट दोगे फुल मार्क्स आने लग जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। चलो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3 आएगा। तो पहले वाली पाइप का, ये वाली जो जिससे पानी जा रहा है उसका एरिया आपको गिवन है A, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी आपको गिवन है 3। ये हो जाएगा, यहाँ का भी एरिया आपको गिवन है A मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी गिवन है आपको 1.5, प्लस एरिया गिवन है 1.5A, इधर आपका एरिया है 1.5A मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो लिख लो यार, अब तो ये हो ही गया। 3A इज इक्वल टू 1.5A प्लस 1.5A इंटू V। तो ये 1.5A तो कॉमन आ गया। मैथ्स अब तो सिंपल कुछ भी नहीं कर रही, 1 प्लस V। ठीक है, A और A कट गया, बचा क्या कि 1 प्लस V मस्ट बी इक्वल टू 3/1.5 माने 2। तो V आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4/3 कहां से आ गया बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, सिंपल तो क्वेश्चन है। नहीं, जो जेई और नीट के पेपर है, अगर आप कोई क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। बेटा 2 कैसे आया? 2 ऐसे आया कि 1 प्लस वी विल बी इक्वल टू 3/1.5। ठीक है, 3/1.5 करोगे तो आपके पास 1.5 अगर 3 से डिवाइड करते हो तो होता है ना, 15 2 इज 30 ना, तो वही तो है यहाँ पर भी। ठीक है, अच्छा, माय नेम इज साक्षी। जो बच्चे पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। इतना ही पढ़ना है आज की क्लास में, अगली क्लास में बर्नौली इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। मजा आया क्लास में, ये बता दो। डिड यू गाइस हैव फन इन टुडेस क्लास? अच्छा शिव बोल रहा है नो। हाँ, ये क्या हो गया? ये मुझे पता है कोई और क्वेश्चन आंसर कर रहा होगा। ठीक है, चलो मजा आया, अच्छी बात है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है अभी तक जितना चीजें पढ़ी हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सॉलिड जो चैप्टर है वो थोड़ा मुश्किल था, वो थोड़ा इजी था। ये वाला चैप्टर सॉलिड से थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो बस हमें ये लेकिन कोशिश करनी है कि हम अच्छे से सब कुछ कवर कर पाए, अच्छे से सब कुछ पढ़ पाए। बस इतना ही पार्ट है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम वेरी हैप्पी दैट आपने आज की क्लास एंजॉय की। समझ नहीं आया बोल रहे हैं शिव, ये क्या हो गया? कोई नहीं बेटा, अभी क्लास के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछना मेरे से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।